आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बीएससी फिजिक्स से रिलेटेड है और वो है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ये जो टॉपिक है ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो हम लोग सीरीज शुरू किए हैं थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो जो थर्मल फिजिक्स में हम जो पहला यूनिट पढ़ रहे हैं जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें ये जो टॉपिक है स्टेट फंक्शन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कौन से जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, कौन से स्टेट फंक्शन होते हैं और कौन से पाथ फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये आज हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसको पहले आपको समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूं कि ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का एक्चुअल में मतलब क्या है। तब हम लोग एक लाइन से छांटना शुरू करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स की ये जो क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए वर्क हो गया, कार्य हो गया, हीट उष्मा, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, ये सभी जो प्रेशर, टेम्परेचर, ये सभी जो जिनको हम लोग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलते हैं, ये सभी वेरिएबल्स में से कौन पाथ फंक्शन है और कौन स्टेट फंक्शन है, यही हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके बीएससी के एग्जाम्स एमसीक्यू पैटर्न पे होंगे। उनमें से कुछ ये पर्टिकुलर 4-5 क्वांटिटी दे देगा, जैसे वर्क दे देगा, हीट दे देगा, इंटरनल एनर्जी दे देगा, एंट्रोपी दे देगा और आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन सी राशि जो है वो स्टेट फंक्शन है या कौन सी जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है वो पाथ फंक्शन है, अवस्था फलन या पथ फलन, ये पूछ देगा और आपको उसमें से सही आंसर छांटना होगा। तो इसको समझने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि अवस्था फलन यानी स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन यानी पथ फलन ये होता क्या है। ठीक है, और ध्यान रहे ये क्वांटिटीज जो है ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के परिप्रेक्ष्य में, थर्मल फिजिक्स के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम उन्हीं क्वांटिटी का जिक्र करेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन मैं यहाँ एग्जांपल समझाने के लिए आपको एक सिंपल सा एक जो है नॉन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ले रहा हूँ जिससे कि आप समझ पाए। देखिए, आप लोग जानते हैं दो क्वांटिटी होता है, एक क्वांटिटी होता है दूरी जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, और दूसरा होता है विस्थापन जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, ये जो व्यक्ति ए है वो यहां से चलना शुरू करता है और यहां तक मान लीजिए ये 5 मीटर चलता है और इसके बाद ये यहां से फिर वापस इस दिशा में चलना शुरू करता है लंबवत, और यहां पे मान लीजिए ये 4 मीटर चलता है। तो अब अगर मैं पूछूं कि ये जो व्यक्ति ए है ये कुल कितना दूरी तय किया, तो आपका आंसर होगा 5 + 4 यानी 9 मीटर तय किया। तो यहाँ पे 9 मीटर जो दूरी तय किया ये पूरे पथ के अलोंग हम यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस व्यक्ति का विस्थापन क्या है, तो आपका जवाब होगा कि हम यहाँ इसके प्रारंभिक अवस्था और ये जो इसकी अंतिम अवस्था है इसको मिलाने वाली जो एक सीधी रेखा होगी, इसकी जो लंबाई होगी यही इसका विस्थापन होगा। और इस केस में जब आप लोग इसको निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये इसका विस्थापन होगा। समझ में आया? तो यहां पे जब बात आती है दूरी और विस्थापन का, मैं क्यों एग्जांपल लिया, क्योंकि ये समझना आसान होता है। तो जो दूरी है वो पूरा का पूरा पथ फलन यानी पाथ फंक्शन है, ये पूरा पाथ पे निर्भर कर रहा है, जबकि विस्थापन है ये पूरे पाथ पे निर्भर नहीं कर रहा है, ये केवल प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पे निर्भर कर रहा है। अगर यही व्यक्ति अपने प्रारंभिक अवस्था से, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यही व्यक्ति अपने प्रारंभिक अवस्था से चल के ये खूब दूरी तय करके वापस अपने उसी अवस्था पे आ जाता है, और मान लीजिए टोटल उसने 10 मीटर की दूरी तय की। तो ऐसे में उसी व्यक्ति का आप कुल दूरी निकालेंगे तो वो 10 मीटर आएगा, क्योंकि दूरी जो है वो पथ पे पूरा निर्भर करेगा उसका कितना वो ट्रेवल किया। लेकिन विस्थापन निकालेंगे तो आप 0 आएगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन पूरे दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है, पूरे इस रास्ते पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर कर रहा है। और चूंकि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम है तो यहाँ पे विस्थापन 0 हो जाएगा। तो ये एक तरह से होता है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो पूरे पथ पे निर्भर कर रहा है और कौन सा फंक्शन है जो पथ पे निर्भर न करके केवल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट यानी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर कर रहा है। तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसको थर्मोडायनेमिक्स के परिप्रेक्ष्य में थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लोग समझेंगे कि कौन सा
पाथ फंक्शन होता है और कौन सा स्टेट फंक्शन। तो सबसे पहले थोड़ा नोट सेगमेंट देख लें और इसमें स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन to reach the final state is known as the state function और point function। कहने का मतलब हुआ यहां पे हिंदी में देखिए, वह ऊष्मागतिकी गुण जो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है और वह अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करती, उसे हम लोग अवस्था फलन या बिंदु फलन कहते हैं। समझ में आया। नोट में एक पॉइंट याद रखिएगा, स्टेट फंक्शन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए इंटीग्रल बिकॉज इंटीग्रल्स डिपेंड्स ओनली ऑन लोअर एंड अपर लिमिट। ये एक पॉइंट है कि जो स्टेट फंक्शन होता है उनको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज ए इंटीग्रल्स, बिकॉज क्योंकि वो केवल स्टेट पे निर्भर कर रहा है, तो हम इंटीग्रल करेंगे तो लिमिट जो है केवल इनिशियल और फाइनल लिमिट रख देंगे वहां पे, तो ये जो पॉइंट है ये कंसीडर हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से ऐसे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं जो स्टेट फंक्शन होते हैं। तो देखिए, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम, प्रेशर मतलब दाब, टेम्परेचर मतलब तापमान, वॉल्यूम मतलब आयतन, मास मतलब द्रव्यमान, डेंसिटी मतलब घनत्व, गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा। ये जितने भी ये वेरिएबल्स आप थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स देख रहे हैं, ये सब के सब स्टेट फंक्शन होते हैं। मैंने शुरू में आपको एक एग्जांपल स्टेट फंक्शन का मैंने समझाया था विस्थापन, लेकिन यहाँ पे विस्थापन हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि विस्थापन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नहीं होता। और ये जो लेक्चर है हम स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पाथ फंक्शन। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा भी कि कैसे ये पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं, कैसे पूरा एग्जाम्पल से। अभी थोड़ा सा और वीडियो में बने रहिए। The thermodynamic property which is depends on the path covered between initial and final state is known as path function। यानी वह ऊष्मागतिकी गुण जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच के पथ पर निर्भर करती है, उसे पथ फलन कहते हैं। जैसे मैंने दूरी समझाया था आपको, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में आप वर्क एंड हीट को कंसीडर करेंगे। यानी कार्य और जो ऊष्मा होता है ये पाथ फंक्शन होता है। इसको बिल्कुल आप नोट करके रख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, खासकर एमसीक्यू पैटर्न वाले एग्जाम में। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ग्राफ से समझाता हूं कि कैसे जो वर्क है वो पाथ फंक्शन है और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। इसको हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक देखिए पीवी डायग्राम है। पीवी डायग्राम मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ठीक है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये यहाँ पे कोई निकाय है। अब निकाय आपको समझना है, तो चूंकि मैं पीवी डायग्राम पढ़ाया नहीं हूं अभी तक, तो आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लीजिए ये एक पिस्टन है। इस पिस्टन में यहाँ पे ये इसका मान लीजिए ये नॉब है और इस पिस्टन में ये गैस भरी हुई है। अब इसका हम लोग पीवी डायग्राम बनाते हैं। यानी यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस पे है आयतन वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे है प्रेशर यानी दाब। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ये पिस्टन जो है, इस पिस्टन को धीरे धीरे इस दिशा में खिसकाया जाता है, तो इस गैस का आयतन बढ़ेगा और आयतन बढ़ेगा तो उस हिसाब से इसका दाब में भी परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है। अब मैं आपको डाटा से समझाऊंगा। मान लीजिए शुरू में ये जो पिस्टन था, इस पिस्टन में जो गैस था, ठीक है, जो गैस था मान लीजिए उसका दाब था 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 10 एटीएम, और उस समय उसका जो आयतन था, जो वॉल्यूम था, वो मान लीजिए था 30 उसका वॉल्यूम था। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक मैं यहां पे दो रास्ते लूंगा, एक यहां पे पाथ 1 है और दूसरा यहां पे इस दिशा में ये पाथ 2 है। दोनों में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। अब मान लीजिए उस पिस्टन में गैस का प्रेशर बढ़ाया जाता है पहले रास्ते से, यानी गैस का प्रेशर ये बढ़ाया गया और फिर उसके बाद मतलब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों साथ साथ चेंज होंगे और उसको यहाँ पे पहला पाथ कंसीडर करिएगा, ए से ये होते हुए यहाँ बी पे आ गया। तो अब मान लीजिए इसका प्रेशर जो है वो 10 से बढ़ के मान लीजिए हो जाता है यहाँ पे 20 हो जाता है। ये पहला पाथ है।
अब दूसरे केस में मान लीजिए इसी इनिशियल स्टेट ए से जब उसका, अच्छा एक मिनट, जब यहाँ पे फाइनल स्टेट में भेज दिया गया 20, तो इस समय मान लीजिए उसका वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मान लीजिए है 50 है। अब दूसरा मैं पथ लेता हूं, अगेन उसी पिस्टन में जिसका इनिशियल प्रेशर गैस का 10 है और वॉल्यूम 30 है। अब दूसरे रास्ते से मैं यहां ले जाता हूं, यानी पहले मैं यहां पे देखिए, पहले मैं वॉल्यूम को 30 से 50 करता हूं, उस दौरान प्रेशर 10 पे कांस्टेंट है। अब मैं यहां से वॉल्यूम 50 पे कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर 10 से बढ़ा के मैंने 20 कर दिया। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, इस डायग्राम को आप अच्छे से समझिए। हालांकि पाथ 2 यहां पे भी दर्शाया गया है, लेकिन मैं इसी डायग्राम पे दोनों समझा दे रहा हूं आपको। पहला चलिए, अच्छा पाथ 2 यहां पे लेते हैं। देखिए इनिशियल स्टेट पे इनिशियल प्रेशर क्या था 10 और वॉल्यूम मैंने कितना लिया है 30। पहले पाथ में यहां पे देखिए, पहले डायग्राम में, पहले पाथ में क्या करते हैं, पहले वॉल्यूम को 30 कांस्टेंट रखते हुए मैं यहां पे आया, उस दौरान प्रेशर कुछ बढ़ा होगा, फिर उसके बाद यहां से वॉल्यूम और प्रेशर दोनों में परिवर्तन हुआ और गैस बी पे आ गया। तो जब गैस बी पे चला गया पिस्टन, तो उस दौरान अंतिम प्रेशर 20 है और अंतिम आयतन 50 है। ये पहला पथ मैंने फॉलो किया। अब दूसरे पथ के लिए दूसरा डायग्राम देखिए। अभी क्या करता हूं मैं, ए स्टेट से यानी उसका प्रेशर 10 पे कांस्टेंट रखते हुए ये एक्स एक्सिस के अलोंग मैं यहां पे आता हूं और इसका वॉल्यूम मान लीजिए बढ़ के कितना हो जाता है 50। अब वॉल्यूम को 50 कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को बदलूंगा 10 से, मैं यहां पे सीधे प्रेशर बढ़ा के 20 कर देता हूं और ये बी पे आ गया, तो प्रेशर वापस से 20 हो गया। दोनों केस में आप देखिए कि इनिशियल स्टेज में जब वो गैस ए पोजीशन पे था, तो उसका जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है वॉल्यूम यानी 30 था और प्रेशर था 10, और जब वो बी पे आ जाता है तो उसका एक्स एक्सिस पे आयतन है 50 और प्रेशर हो जाता है 20। अब हम लोग कार्य निकालते हैं। तो पहले पाथ में जो कार्य हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकाला जाता है, कार्य निकालने के लिए पीवी डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि वो जो पथ फॉलो किया जाता है, उस पथ के नीचे का एक्स एक्सिस तक जितना भी क्षेत्रफल होता है वही होता है किया गया कार्य, और वो कार्य हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं, इंटीग्रल P इंटू डीवी। वो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे एग्जैक्ट अभी नहीं दिखा पाऊंगा, वो हम लोग किसी और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बस आप इतना समझिए कि जो ये पथ आपने फॉलो किया है, उस पथ से लेके एक्स एक्सिस तक जितना ये क्षेत्रफल तय करेगा वही होता है कार्य। तो इस केस में अगर आप क्षेत्रफल, चलिए अच्छा आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाते ही हैं, चलिए ठीक है। देखिए अब मुझे ये जितना भाग पिंक दिखाई दे रहा है उसका हमें क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। तो एक काम करिए, इसको 2 भागों में बांट लीजिए। यहां से देखिए ये एक आयत बन गया और ऊपर वाला भाग एक ट्रायंगल बन गया। अब इस केस में कार्य क्या होगा, पहले इस आयत का क्षेत्रफल निकालिए। तो इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए यहां से ये इसका मान लीजिए ये 30 से 50, तो इस आयत की लंबाई है 20 और ये चौड़ाई मान लीजिए ये 10 था, फिर बीच में कोई ना कोई ये डाटा मान लीजिए 15 आएगा, क्योंकि बीच में कोई ना कोई डाटा आएगा 15, तब जाके 20 बढ़ेंगे ना। तो अब देखिए आयत की लंबाई हो जाएगी 20 इस रेक्टेंगल का, और इसकी जो ऊंचाई या मोटाई हो जाएगी वो 15 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकला 20 गुणे 15, तो ये आ गया 300 प्लस। अभी इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो जाएगा प्लस 1/2 आधार, यानी बेस इसका 20 का है और इसकी हाइट कितने की है 15 से 20 यानी 5 का है। तो ये कितना आ जाएगा 2, ये इसको काटेगा 10 बार में, 10 पंजे 50, यानी ये 50, यानी टोटल ये जो क्षेत्रफल, ये जो पिंक वाला है इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है, वो आ रहा है 350। तो यही कार्य हुआ, यानी पहले केस में जो कार्य आया, जो वर्क आया वो 350 यूनिट आया। चलिए अब दूसरे केस में निकालते हैं। तो दूसरे केस में देखिए, हम यहाँ दूसरे फिगर को देखिए, हम ए से यहाँ पे गए, फिर यहाँ से हम लोग वापस बी पे गए। तो अब यहाँ पे पूरा ये जो ग्राफ है जो बना है पाथ 2 का, वो और इसका एक्स एक्सिस तक के इसके नीचे का जितना क्षेत्रफल होगा वही किया गया कार्य होगा। तो अब आप जब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको ये छोटा सा एक रेक्टेंगल बना हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका बेस जो होगा, इसका लंबाई जो होगा अगेन 30 और ये 50 है, तो 50 माइनस 30 ये 20 आ जाएगा, और इसका हाइट कितना है 10 का है। तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए 20 गुणे 10, यानी ये कितना आ गया 200 यूनिट आ गया। यानी देखिए दोनों केस में प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था ए और बी, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ए और बी दोनों का सेम है,
लेकिन फिर भी पहले पाथ में जो किया गया वर्क है वो 350 यूनिट आ रहा है, जबकि दूसरे वाले केस में जो किया गया वर्क है, जो कार्य है, वो 200 यूनिट आ रहा है। और अगर आपको डाटा से हालांकि समझ में आ गया होगा, फिर भी डाटा से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सीधे से इसमें देखिए कि इस ग्राफ में कितना क्षेत्रफल बना है। अब देखिए मैं पूरा साफ कर देता हूं। अब आप खुद देखिए कि पहला पाथ, जो यहां पे पहला पाथ जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर के लाइन से, वो पूरा का पूरा ए से बी तक जाने में ये जो पूरा पथ है वो, और उसके नीचे का एक्स एक्सिस तक का क्षेत्रफल आपको ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। और सेम यहां पे देखिए ए से बी, ये जो दूसरे पथ से हम लोग गए हैं ए से बी तक, नीला वाला जो पथ है, उस पूरे ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल यहां पे दिखाई दे रहा है। और दोनों के क्षेत्रफल में आप साफ अंतर देख सकते हैं, जबकि इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों पथ में सेम है। एक बार इस रास्ते से गए, एक बार इस रास्ते से गए, लेकिन गए वहीं पे जहां पे जाना था बी पे, और कहां से गए ए से। यानी दोनों केस में प्रारंभिक और अंतिम अवस्था बराबर है, फिर भी पथ अलग अलग करने पे कार्य बदल जा रहा है। तो यही होता है पाथ फंक्शन, यानी कार्य जो है वो पथ पे निर्भर कर रहा है कि किस पथ से आपने दाब और आयतन में परिवर्तन किया है। पहले पथ में हमने शुरू में आयतन को कांस्टेंट रखा 30 पे, फिर यहां पे हम लोग प्रेशर मैंने 0 से बढ़ाया, यहां पे 10 था, 0 से बढ़ाया मैंने 15, उस दौरान मेरा आयतन 30 पे कांस्टेंट था। फिर प्रेशर और आयतन दोनों को बढ़ाते बढ़ाते मैं बी पे ले गया, और यहां पे जो हमने लिया था, ये शायद 20 लिया था, मैं भूल गया, और यहां पे 50 लिया था। लेकिन इस केस में जब पहला हम लोग ट्राई किए थे, तो इसमें हमने प्रेशर को पहले 10 पे कांस्टेंट रख के आयतन को मैंने 30 से 50 बढ़ा दिया था। फिर आयतन को 50 कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को मैंने 10 से बढ़ा के यहां पे 20 कर दिया था। यानी दोनों के पथ में अंतर है, लेकिन प्रारंभिक और अंतिम अवस्था समान होने के बावजूद कार्य अलग अलग आ रहा है। यानी कार्य जो है वो पाथ फंक्शन होता है, जबकि इंटरनल एनर्जी वो केवल और केवल स्टेट फंक्शन होता है। मान लीजिए ये प्रारंभिक अवस्था में जब गैस था तो उसका तापमान T1 था, या इंटरनल एनर्जी जो था वो मान लीजिए U1 था, और जब ये B पे गया तो इंटरनल एनर्जी कितना था, U2। तो इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ गया, U2 माइनस U1। इसमें भी सेम आएगा, U1 और यहाँ पे U2 माइनस U1। पथ पे निर्भर ही नहीं कर रहा है। आप भले ही यहाँ पे A से B सीधे पहुंच जाइए, इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज पथ पे निर्भर नहीं करेगा, वो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर करेगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको, और इस लेक्चर में आप अच्छे से समझ गए कि यहाँ पे स्टेट फंक्शन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।